हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। आज से हम मध्यकालीन भारत के इतिहास की वीडियो क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं ताकि हम एग्ज़ाम से पहले ही हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर सकें और हमें रिवीजन का भरपूर टाइम मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मध्यकालीन भारतीय इतिहास या मध्यकालीन इतिहास। भारतीय मध्यकालीन इतिहास का समयकाल 712 एडी से 1707 तक माना जाता है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय मक्का में हुआ। मोहम्मद साहब इसके संस्थापक थे और हीरा नामक गुफा में उन्हें 610 ईस्वी में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद 622 ईस्वी में ये मदीना चले गए, जिसे हिजरत कहते हैं, तथा उसी दिन से हिजरत संपत की शुरुआत मानी जाती है। और 63 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस्लाम को मानने वालों के लिए 5 चीज़ों की शुरुआत की, जिसमें पहला है कलमा, फिर है नमाज, फिर है ज़कात, फिर है रोज़ा और उसके बाद है हज। और ज़कात क्या होता था? ज़कात व्यक्ति की आमदनी का 1/40 भाग था जो उसे दान देना होता था। इनके बाद इस्लाम के प्रमुख 4 खलीफा हुए, अबू बकर, उमर, उस्मान तथा अली। इस्लाम को अरब से बाहर प्रचारित करने और नियंत्रित करने के लिए सुल्तान के पद का निर्माण किया गया था, जो कि खलीफा का प्रतिनिधि माना जाता था। सुल्तान की उपाधि लेने वाला जो पहला मुस्लिम शासक था वह महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और जिसमें सोमनाथ मंदिर पर जो उसका आक्रमण था वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। इसने क्या किया? इसने ही पहली बार जो खलीफा था उससे खिल्लत भी प्राप्त की थी। खिल्लत कहीं पर शासन करने की खलीफा की तरफ से मंजूरी होती थी। उसके बाद क्या है? मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें मोस्टली किताबें ही हैं। इसके अलावा सबसे पहले हम देखेंगे अंसाब। अंसाब क्या होता है? अरबों द्वारा वंशावलियाँ लिखने की जो परंपरा थी उसको अंसाब कहते थे। इसके बाद है सीरत। सीरत हज़रत मोहम्मद की जीवनियों का संकलन था। इसके बाद है मनाकिब एवं फ़ज़ाइल, यह मध्यकालीन प्रशस्तियों के लिए प्रयुक्त है। उसके बाद है तबक़ात, यह सामान्य इतिहास से संबंधित जो ग्रंथ होते थे उन्हें तबक़ात कहते थे, जैसे तबक़ात नासिरी। उसके बाद आगे है चचनामा। चचनामा क्या है? जो चचनामा ग्रंथ है उसमें सिंध विजय का उल्लेख किया गया है। साथ ही जो कासिम का अभियान था उसका भी उल्लेख किया गया है। इसकी जो भाषा है वो अरबी है और अबू बकर कूफ़ी द्वारा इसका फ़ारसी में अनुवाद किया गया है। उसके बाद देखेंगे तहकीक हिंद। तहकीक हिंद क्या है? इसका जो उपनाम है वो किताबुल हिंद है। इसकी जो रचना है वो अलबरूनी ने की थी और ये अरबी भाषा में है। उसके बाद इसमें जो अध्याय हैं वो 40 हैं और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो सचाऊ ने किया है, जिसका नाम है अलबरूनी इंडियन अकाउंट ऑफ द रिलीजन। इसका जो हिंदी अनुवाद है वो रजनीकांत शर्मा ने किया है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है इसलिए इसके बारे में इतनी डिटेल दी गई है। उसके बाद अलबरूनी के बारे में जानते हैं। अलबरूनी जिसका जन्म 973 ईस्वी में खीवा मध्य एशिया में हुआ था। पुराणों का अध्ययन करने वाला यह पहला मुस्लिम था। ये कहता है कि भारतीयों में यह अंधविश्वास है कि उनके जैसा कोई देश नहीं, उनके जैसा कोई राजा नहीं और उनके जैसा कोई ज्ञान विज्ञान नहीं। उसने 8 प्रकार के अंत्यजनिक चंडालों का उल्लेख किया है। भारत में जब वह भारत आया था उसमें है मोची, मछुआरे, टोकरी बुनकर, सड़क पर झाड़ू लगाने वाले आदि। उसके बाद है अलबरूनी। अलबरूनी भारत कब आया? या 1018 में, यानी कि 1018 में कन्नौज आक्रमण के समय महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं। उसमें जो उसने 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया था उस समय ही उसके साथ भारत आया था। उसके बाद अगली रचना है ताजुल मासिर। ताजुल मासिर क्या? ताजुल मासिर के जो रचनाकार हैं वो हैं हसन निजामी, जिनका पूरा नाम है सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी। इसमें जो उन्होंने विवरण दिया है वो 1191 से लेकर 1217 ईस्वी तक का दिया है। यह कब आए थे भारत? यह भारत में मंगोल आक्रमण के समय आए थे और ये जो पुस्तक उन्होंने समर्पित की है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को समर्पित की है। उसके बाद जो इसकी भाषा है वो अरबी और फारसी का मिश्रण है तथा यह काव्य और गद्य दोनों में ही है। इसमें 12,000 पंक्तियां हैं। इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो इलियट और डाउसन ने किया है और इसके अनुसार दिरहम एवं दिनार सिक्के कुतुबुद्दीन ने चलाए थे। जनरली इतिहास में मिलता है कि कुतुबुद्दीन ने कोई सिक्के नहीं चलाए, लेकिन इसके अनुसार दिरहम व दिनार सिक्के कुतुबुद्दीन ने चलाए थे। उसके बाद रचना आती है तबक़ात नासिरी। इसके रचनाकार हैं मिनहाजुस सिराज। इसकी जो भाषा है वो है फारसी और इसमें 23 अध्याय हैं। इसमें व्यापारिक चौकियों का उल्लेख किया गया है। गौरी की भारत विजय का भी उल्लेख किया गया है। उसके बाद ये इसमें लिखता है कि कोई भी इतना दयालु, सहानुभूति रखने वाला, विद्वान तथा वृद्धों के प्रति श्रद्धालु राजा अपने प्रयासों से कभी साम्राज्य पर आसीन नहीं हुआ। ये बात इसने इल्तुतमिश के लिए कही।
उसके बाद नसरुद्दीन महमूद के समय इसने अपनी खोई प्रतिष्ठा प्राप्त की थी और उसे ही अपनी ये पुस्तक जो ये तबकात नासरी थी समर्पित की थी। इसकी जो मृत्यु है वो बलबन के शासनकाल में हो जाती है। उसके बाद आगे देखेंगे हम तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तारीख़ फ़िरोज़ शाही का जो उपनाम है वह फ़तवाए जहाँदारी है। इसका जो लेखक है वो जियाउद्दीन बरनी है। एक तारीख़ फ़िरोज़ शाही और है। इसकी जो भाषा है वह फ़ारसी भाषा है और तारीख़ फ़िरोज़ शाही का एक पूरा खंड है। जो दूसरी तारीख़ फ़िरोज़ शाही की बात करें उसके बाद क्या है, अंग्रेजी अनुवाद, जो इसका अंग्रेजी अनुवाद है वो भी इलियट और डाउसन ने किया है। इसका जो समय काल है जहाँ से तबकात नासरी समाप्त होती है वहाँ से ये शुरू होती है, इसलिए इसे तबकात नासरी का उत्तर भाग भी कहते हैं। उसके बाद क्या है, प्रत्येक हिंदू का जो घर था टकसाल बन गया, ऐसा जियाउद्दीन बरनी कहता है। उसके बाद दूसरा कहता है जब उसने राजसत्ता पाई तब वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से काफ़ी स्वतंत्र था। यह बात उसने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कही है। इसके अलावा उसने दयालु और रक्तपिपासु भी उसे कहा है। उसके बाद वह कहता है कि उसकी रचना केवल कुलीन और अमीर वर्ग के लिए है और कहता है मेरा जीवन पुस्तकों के सूक्ष्म अध्ययन में व्यतीत हुआ है। जितना लाभ मुझे इतिहास संबंधित विज्ञान में प्राप्त हुआ उतना किसी अन्य प्रयोग क्रिया में नहीं। ये सब बरनी के ही कथन हैं। उसके बाद आती है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। यह क्या है, ये शमसे सिराज अफ़ीक की है और इसमें कुल 10 अध्याय हैं। इसका जो लेखन कार्य है वो तैमूर के आक्रमण के पश्चात किया गया है। इसमें जो जानकारी मिलती है वो फ़िरोज़ शाह तुगलक के विषय में मिलती है। इसमें क्या लिखा गया है, जनता के घर अन्य संपत्ति से भरे पड़े थे, प्रत्येक के पास प्रचुर मात्रा में सोना चांदी थी और कोई ऐसी स्त्री नहीं थी जिसके पास आभूषण नहीं थे। ये शमसे सिराज अफ़ीक लिखता है फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासन के समय। उसके बाद लिखता है 2 से 80 लाख टका की आय होती थी और दिल्ली का राजस्व 6 करोड़ 85 लाख टका तक पहुंच गया था। ये भी एफएसटी के काल की बात ये करता है। उसके बाद है फतूहात फ़िरोज़ शाही। फतूहात फ़िरोज़ शाही क्या है, फ़िरोज़ तुगलक की आत्मकथा है जिसमें वह कहता है कि जब अल्लाह अपने बंदों की आजीविका नहीं छीनता तो मैं कैसे उन्हें अपने पद से हटा सकता हूँ। यह क्या करता है, ये उस टाइम पे जो उसके सैनिक होते थे उनका पद जो था वो वंशानुगत कर देता है, यानी कि उनको उनके पद से नहीं हटाता चाहे उनमें कोई कमी ही क्यों ना हो। और क्योंकि ये अल्लाह के नियमों में ज़्यादा विश्वास करता था इसलिए ये बात को कहता है। उसके बाद आगे है फुतूहुस सलातीन। ये अब्दुल्ला मलिक इसामी की पुस्तक है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जब राजधानी परिवर्तन किया गया था तो ये दौलताबाद चला गया था, परंतु उसके साथ वापस नहीं आया था और अलाउद्दीन बहमन शाह के वहाँ रहने लगा था। उसी के संरक्षण में उसने ये पुस्तक लिखी। अलाउद्दीन बहमन शाह कौन था, 1250 ईस्वी में बहमन राज्य का संस्थापक था और उसने यह पुस्तक उसी को समर्पित की है। मोहम्मद बिन तुगलक की इसने आलोचना की है और बहमन शाह की प्रशंसा की है। मोहम्मद बिन तुगलक को इसने इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान मूर्ख बताया है। उसके बाद आता है आपका तारीख़ हिंद या फिर तारीख़ मासूमी। इसके लेखक है मीर मोहम्मद मासूमी। इस ये चचनामा पर आधारित है और अरब विजय से लेकर अकबर के काल तक इसमें वर्णन मिलता है। उसके बाद है मालफुजात तिमूरी। ये अमीर तैमूर की आत्मकथा है। इसकी जो भाषा है वो तुर्की है और इसका फ़ारसी अनुवाद अबू तालिब हुसैनी ने किया था शाहजहाँ के समय और इसको शाहजहाँ को गिफ्ट भी किया था। उसके बाद आती है आपकी तारीख़ यामिनी। तारीख़ यामिनी का जो लेखक है वो है उतबी। यह महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। इसकी जो भाषा है वो अरबी है। उसके बाद है तारीख़ मसूदी। इसका जो लेखक है वो अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन हुसैन अल बैहाकी है। आप इसे बैहाकी के नाम से याद रख सकते हैं। ये क्या था, ये गजनवी का शाही लेखक था। उसके बाद इसकी अन्य जो पुस्तकें हैं वो तारीख़ सुबुक्तगीन, जिसमें सुबुक्तगीन का वर्णन है। इसके अलावा जो इसकी उपाधि है वो पूर्वीय श्री पेपियस है, यानी इसे पूर्वी पैप्स कहा जाता, जो कि इसको कहा था लेनपुल ने। उसके बाद आती है तारीख़ मुबारक शाही। तारीख़ मुबारक शाही का जो लेखक था वो याहिया बिन अहमद सरहिंदी था। सैयद शासक मुबारक शाह के समय उसी को समर्पित की उसने और सैयद वंश का एकमात्र समकालीन ग्रंथ है ये। उसके बाद बात आती है रेहला की। रेहला, इसका जो लेखक है वो इब्न बतूता है, जिसका पूरा नाम शेख फ़तेह अबू अब्दुल्ला था। यह मोरक्को का निवासी था जो कि उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है और यह एक अरबी यात्री था। और जो ये रेहला है यह एक यात्रा वृतांत है। इसकी जो भाषा है वो अरबी है। इसमें जो विवरण मिला है वो गयासुद्दीन तुगलक की डाक व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था का, या कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की डाक व्यवस्था का जो वर्णन है वो इब्न बतूता ने दिया है। उसके बाद भारत आया। यह 1333 ईस्वी में एमबीटी के मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, और भारत में ही रहा लगभग 14 वर्ष। उसमें से 8 वर्ष तक ये काजी के पद पर नियुक्त रहा, जिस काजी के पद पर इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया था। फिर 1442 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको चीन भेजा था। उसके बाद बात आती है तारीख़ मुश्ताकी या फिर बाकियाए मुश्ताकी की। इसका जो लेखक है वो है शेख रजाकुल्ला। इसका जो इतिहास है इसमें लोधी, सूर तथा मालवा के गुजरात के अफ़गान राजवंश का इतिहास मिलता है। उसके बाद आती है तारीख़ सलातीन अफ़गान। इसका जो लेखक है वो अहमद यादगार है। उसके बाद है रिज़ाउल इंशा। ये बहमनी सल्तनत का जो वजीर था महमूद गवा, उसके पत्रों का संकलन है। उसके बाद आती है तारीख़ रशीदी।
जिसका जो लेखक है मिर्ज़ा हैदर है और इससे हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। उसके बाद बात करते हैं हम आमिर खुसरो की। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आमिर खुसरो। आमिर खुसरो की कई सारी रचनाएं हैं कि करके उनको देखते हैं। सबसे पहली है किरान सादेन। यह इसकी पहली ऐतिहासिक मनसबी है जिसमें बुगरा खां और उसके बेटे कैकुबाद के मिलन का वर्णन है। बुगरा खां बलबन का बेटा और जो कैकुबाद था बलबन का पौत्र था। इन दोनों के मिलन का जो वर्णन है वो इस पुस्तक में मिलता है। उसके बाद अगली है मिफ्ताह उल फुतूह। इसमें जलालुद्दीन के विषय में लिखा है और साथ ही जलालुद्दीन के समय जो मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ था उसका वर्णन भी इसमें मिलता है। उसके बाद है खजानुल फुतूह। खजानुल फुतूह में अलाउद्दीन की विजय, शतरंज के खेल की जानकारी मिलती है। उसके बाद है आशिका। ये काव्य शैली में लिखी गई रचना है जिसमें खिज्र खां और देवल देवी की प्रेम कथा का वर्णन है और जिसको इसने खिज्र खां के आदेश पर ही लिखा था। खिज्र खां कौन था? खिज्र खां अलाउद्दीन का बेटा था। उसके बाद नूसिपिहर। नूसिपिहर क्या है? मुबारक शाह खिलजी के विषय में लिखी है और इसमें भारत की जलवायु, पशु पक्षी और धार्मिक क्रियाकलापों की भी जानकारी मिलती है। उसके बाद है तुगलकनामा जो कि काव्य शैली में लिखा गया है और इसमें गयासुद्दीन तुगलक के विषय में जानकारी मिलती है। यह इसकी अंतिम ऐतिहासिक मनसबी है। उसके बाद है एजाज सुखरबी। इसमें क्या है? सूफी मत के से संबंधित जानकारी है क्योंकि ये सूफी संत था। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। तो इसने सूफी मत के बारे में भी लिखा है। इसका जो नाम था वो तूतिए हिंद था और इसका जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली एटा में हुआ था। इसने 8 सुल्तानों का काल देखा था। क्वेश्चन आता है कि 8 सुल्तानों का काल किस व्यक्ति ने देखा था? तो इसने 8 सुल्तानों का काल देखा था। सबसे पहला था बलबन, कैकुबाद, क्यूमर्स, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, खुसरो शाह और गयासुद्दीन तुगलक। अलाउद्दीन के 30 अभियानों में यह उसके साथ था और निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य था और निज़ामुद्दीन औलिया ने ही इसे तर्कुल्लाह की उपाधि दी थी। उसके बाद क्या था? सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग करने वाला था। हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लेखन का कार्य करता था। हिंदवी उर्दू को कहते थे। खड़ी बोली का आविष्कारक पहेलियों और मुकरियों का प्रयोग किया था इसने, यानी कि खड़ी बोली का आविष्कारक भी यही है, पहेलियों का आविष्कारक भी यही है और मुकरियों का भी। उसके अलावा फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला ये पहला व्यक्ति था। इसी ने भारत की तुलना स्वर्ग उद्यानों से की है। ये कहता है, मैं तुर्क हूँ और तुम्हें हिंदी में उत्तर दे सकता हूँ, अरबी की बात करने के लिए मेरे पास मिश्री शक्कर नहीं है। यह कथन आमिर खुसरो का ही है। उसके बाद बात करते हैं भारतीय एवं पर्शियन यानी कि ईरानी रागों का मिश्रण करके एक नवीन राग शैली का इसने निर्माण किया जिसको ईमान, जिल्फ और साजगरी कहते हैं। उसके बाद अरबी और फारसी राग एमन और खोर का भारतीय संगीत में इसने उसको शामिल किया। उसके बाद फारसी लेखन की नई शैली सबक हिंदी शुरू की। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में किसानों की स्थिति पर इसने कहा कि राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अनुपूरित आंखों से गिरी हुई रत की घनीभूत बूंदें, यानी कि किसानों के प्रति ये बहुत ज़्यादा दयालुता का भाव रखता था और इसलिए उनकी स्थिति पर यह शब्द कहता है। इस तरह हमने देखा कि भारतीय मध्यकालीन इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। इसी तरह आगे के वीडियोज़ में हम अरब आक्रमण के बारे में जानेंगे। अगर आप इसी तरह डिटेल में मेरे साथ इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।